Okay student, let's continue with the topic electrostatic lecture 3. आप सबको याद होगा बेटा, हम दो टॉपिक अब तक डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन. तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे थे. तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दोज टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन था two metal spheres of equal size having charges 8 microcoulomb and minus 14 microcoulomb are mounted on two insulated stands. The two spheres are touched together and then separated. Find out the charge on the second sphere. दो स्फेयर हैं बेटा, एक पर +8 का चार्ज है, दूसरे पर -14 माइक्रोकुलॉम्ब का चार्ज है. दोनों को टच करके हटाया तो आप क्या करोगे, दोनों का टोटल चार्ज ऐड कर दोगे. -14 + 8 तो टोटल बचा -6. दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो -3 माइक्रोकुलॉम्ब ईच. आई होप कि इसका आंसर तो आप सबको क्लियर होगा कि -3 माइक्रोकुलॉम्ब दोनों पर चार्ज डेवलप होगा. इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. अ होलो मेटल स्फीयर A sits on an insulating stand. Sphere A has a diameter of 4 इंच एंड नेट चार्ज Q. स्फीयर B 8 इंच, उस पर कोई चार्ज नहीं है. तो आपको बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा. मैं इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर डिस्कस करके दे रहा हूँ. दो स्फीयर है बेटा, ये स्फीयर A, इस पे चार्ज था Q. दूसरा स्फीयर B, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है. A का डायमीटर 4 इंच का है, B का डायमीटर 8 इंच का है. तो आप एक चीज़ समझिए कि जो रेडियस है वो 2 इंच का होगा, इसका हाफ होता है, इसका रेडियस हो जाएगा बेटा 4 इंच का. हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट साइज की बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से. σ1 = σ2, यानी कि Q1/4πr1² मस्ट बी इक्वल टू Q2/4πr2². तो यहाँ पर जब हम Q1/Q2 कैलकुलेट करते हैं तो Q1/Q2 कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो 4πr1² अपॉन 4πr2² आ जाती है. तो इसके हिसाब से आपने देखा कि जो चार्ज है वो r1² इंटू r2² की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ये सारी बातें मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. अगर आपको किसी को लगता है कि वहाँ फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा. तो Q1/Q2 डिवाइड हो जाएगा r1² का स्क्वायर अपॉन 4², यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो 4:16 1:4, यानी कि जो टोटल चार्ज है हमारा Q दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 1:4 रेशियो. तो बेटा पहले बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा, आप जब चार्ज डिवाइड करते हो तो इन दोनों का सम कर लेते हो, 1 + 4 5. तो पहले वाले का हिस्सा होगा 1 डिवाइडेड बाई 5 और टोटल चार्ज Q है तो पहले वाली बॉडी पर आएगा 1/5Q. और अगर मुझे दूसरी बॉडी का पूछना पड़े, हालांकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा था नहीं, तो 4/5 इंटू Q. इस तरीके से दूसरी बॉडी पर हम चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे. आई होप बेटा आप सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जब भी दो डिफरेंट साइज की बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उनका चार्ज उनके रेडियस की रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ तक हम लोगों ने बेटा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सॉल्व करने के लिए दिया था. आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन नाउ, न्यू टॉपिक नाउ रादर. और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन. बेटा ध्यान से समझना, चार्जिंग बाय इंडक्शन. देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में क्या होता था, दो बॉडी आपस में टच करती थी, ये बॉडी A ये बॉडी B, दोनों न्यूट्रल थी. टच किया, टच करने के बाद दोनों चार्ज हो गई, एक पर प्लस तो एक पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ. कंडक्शन में क्या होता था, एक चार्ज होती थी दूसरी अनचार्ज होती थी, दोनों कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों पे चार्ज बराबर बट गया, +Q/2 और +Q/2 अगर इस पे टोटल चार्ज Q था. बाकी साइज के हिसाब से ये चीज़ आपने देखी. अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है, इंडक्शन में क्या फ़र्क है. जब हम बात इंडक्शन की करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें एक बॉडी चार्ज्ड है, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, लेकिन ये इसके कांटेक्ट में नहीं आती. अब ध्यान से सुनो, इसमें कांटेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ कांटेक्ट नहीं
नहीं होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं आते। और तब क्या होता है, देखो, तो ये जो दूसरी बॉडी है, ये वाली दूसरी बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है बेटा, ये जो बी बॉडी है ये चार्ज्ड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है। और चार्ज का जो नेचर है ना वो अपोजिट हो जाता है। चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट हो जाता है। अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, अपोजिट नेचर। अब प्रोसेस कैसे काम करता है ये समझ लीजिए। होता ये है कि जब मैं इस अनचार्ज बॉडी के चार्ज बॉडी के नज़दीक दिस अनचार्ज बॉडी को लेकर आता हूं, तो बेटा आप सबको पता है कि एटम जो है, एटम न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो जब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, बी न्यूट्रल है, तो बी का जो एटम है ना उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव वाला हिस्सा रिपेल हो जाता है। इस तरीके से जो अपोजिट टाइप का चार्ज है वो इस बॉडी ए की तरफ आ जाता है और सिमिलर टाइप का चार्ज उसके एंड की तरफ चला जाता है। और जब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इस बॉडी बी को अगर अर्थ कर दें, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, अर्थ करने पर ये पॉजिटिव सारा ग्राउंड हो जाएगा। और अब हमारी बॉडी कुछ ऐसे बिहेव करना लगेगी। इसके नज़दीक ये बॉडी आ गई, इधर नेगेटिव हो गया और इसे अर्थ कर दिया। अब हमने इस बॉडी ए को अगर यहाँ से रिमूव कर दिया तो बॉडी बी पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। दिस बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो फिनोमिना है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें आप दोबारा से अगर सोचेंगे बेटा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जब हम एक चार्ज बॉडी के नज़दीक एक अनचार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी अपोजिटिवली चार्ज हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक जब आप व्हेन अनदर अनचार्ज्ड बॉडी ब्रॉट तो ये अपोजिटिवली चार्ज हो जाती है। कैसे चार्ज हो जाती है, अपोजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये आपने ध्यान देना है। बॉडी पर अपोजिट नेचर डेवलप हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अमाउंट कितना डेवलप होगा। मान लीजिए वो अमाउंट जो डेवलप हो रहा है वो क्यू डैश है। वो जो अमाउंट डेवलप हो रहा है वो क्या है, क्यू डैश है। तो इसकी वैल्यू होगी -q इंटू 1 - 1 बाई के, -q इंटू 1 - 1 बाई के। आप इसको समझिएगा बेटा सारों को, -q इंटू 1 - 1 बाई के। तो ये जो k है ये क्या है, k इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं इस पर लौट कर आऊंगा बेटा कि कैसे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए कि जितनी बातें मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं बोर्ड पर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसको एक बार आउटलाइंस आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस आउटलाइंस को। एक मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार किया है, आप इस पीपीटी को समझिए पहले, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। If a charged body is brought near an uncharged body, the charged body will attract a positively charged body and repel similar charge present in the uncharged body. As a result of this, one side of neutral body become positively charged while the other similar charged. This process is called electrostatic induction. बेटा बहुत सिंपल भाषा में बात करता हूँ आप लोगों से, आप ध्यान से इसे सुने। जो आपके पीपीटी में लिखा है मैं वो बात दोबारा बोल देता हूँ कि जब एक चार्ज बॉडी के नज़दीक किसी दूसरी चार्ज बॉडी को लाते हैं तो उसके नज़दीक वाले हिस्से पे अपोजिट चार्ज और दूर वाले पे सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। और अगर आपको बॉडी सिंगल चार्ज करनी है तो फिर आपके पास ये स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा बेटा। ये डायग्राम में 4 आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को देखो तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसको और क्लोजली अगर आप इसे देखना चाहोगे तो आप देखोगे कि ये एक बॉडी ए है जो चार्ज्ड है, ये बॉडी बी है जो अनचार्ज्ड थी। जब मैंने इस चार्ज बॉडी को बॉडी बी के नज़दीक में लाकर रखा तो बॉडी बी के नज़दीक वाले फेस पर देखो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दूर वाले पर पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी ए थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी। दोनों तरह की चार्ज डेवलप हो गई। अब स्टेप नंबर 2 ये हुआ
मैंने इसके इस फेस को अर्थ कर दिया, अर्थ करते ही इधर पॉजिटिव चार्ज जो है ना बेटा ये सारा ग्राउंड पर चला गया, तो इधर केवल और केवल कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब नेगेटिव चार्ज जब इस पर बच गया तो स्टेप नंबर 3 पर हम आते हैं, और स्टेप नंबर 3 को देखो तो हमने अर्थिंग हटा दिया, यहाँ से जो अर्थिंग था उसको हटा दिया है, तो क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज को तो खत्म कर दिया, तो अब इस पर नेगेटिव है, लेकिन अभी ये इसी साइड में एक्यूमुलेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अभी अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जैसे ही अब मैंने इसको हटाया, स्टेप नंबर 4, जब मैंने बॉडी ए को रिमूव कर दिया, तो आप देख रहे हो अब ये सारा का सारा चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉडी बी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इस पूरे प्रोसेस में हम एक बात जो सीख पा रहे हैं वो यही सीख पा रहे हैं कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक दूसरी बॉडी को लेकर आते हैं तो वो बॉडी अपॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, सीधी बात है। और देखो मैं 2 बातें करता हूं। पहला पॉइंट, बॉडी अपॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, अपॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जो अमाउंट डेवलप होता है जिसे मैंने Q डैश बोला था, वो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के बराबर होता है। Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के बराबर होता है। अब ये K क्या है, K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ऑफ मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल मेटल है, तो मेटल के केस में जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के केस में K की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 80 होती है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिसके लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है। एयर के लिए अगर हम बात लें तो K की वैल्यू अप्रोचेस टू 1 होती है, K की वैल्यू लगभग 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो बात हमने लिखी, जो अमाउंट है वो Q डैश जो डेवलप हो रहा है, Q डैश वो चार्ज है जो अनचार्ज बॉडी पे पैदा हुआ है इंडक्शन की वजह से, और Q वो चार्ज है जो हमने बॉडी ए को दे रखा था। अब सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास ना बॉडी ए पर प्लस 10 यूनिट यानी कि प्लस 10 यूनिट चार्ज है। अब मैंने इसके नज़दीक बॉडी बी रख दी, ये बॉडी ए था और ये बॉडी बी रख दी, और इस बॉडी बी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मान लीजिए 10 है। तो बताइए बॉडी बी पे कितना चार्ज डेवलप होगा, ये Q डैश और ये Q। तो बात बिल्कुल सिंपल होगी, Q डैश इक्वल टू माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई 10। तो आंसर आया माइनस Q इंटू 9 बाई 10। तो ये चार्ज डेवलप होगा बॉडी बी पर, ये चार्ज डेवलप होगा बॉडी बी पर। तो अब एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। आज का क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड on a metal. Number 1. Second question, is it possible that Q dash is greater than Q? In which situation Q dash इज 0? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया हुआ, आप इस पीपीटी को एक बार देख लें तो इस पीपीटी में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बेटा हो क्या रहा है, कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पीपीटी इस डायग्राम में आपको एक बात नज़र आ रही होगी। मेरे पास यहाँ पर 2 बॉडीज हैं, बॉडी ए बॉडी बी। बॉडी ए और बॉडी बी दोनों अभी अनचार्ज्ड हैं बेटा, बॉडी ए और बॉडी बी अनचार्ज्ड हैं। स्टेप नंबर 2, जब ये दोनों टच थी तो इनके नज़दीक हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना ये टच नहीं है, ये टच नहीं है, इसके नज़दीक लेकर आए। अब नज़दीक लेकर आते ही क्या होगा,
बॉडी जो ये इसके नज़दीक वाली बॉडी थी ना बेटा, ए वाली, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूर वाली पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दूर वाली पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करते ही क्या हुआ कि बॉडी बी देखो, बॉडी बी के नज़दीक तो कुछ है नहीं, इसलिए इस पे जो चार्ज पहुंचा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि बॉडी ए का चार्ज अभी भी इस चार्ज बॉडी के नज़दीक कंसंट्रेट कर रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको भी हटा दूं, ये जो चार्ज बॉडी मैंने ली थी इसको भी हटा दूं, तो यू विल ऑब्जर्व कि बॉडी ए पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रह जाएगा, ऐसा आप यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हम किसी बॉडी को लेकर दोनों तरह के चार्ज यहाँ पर डेवलप करवा सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए था बेटा जो मैंने जनरेट किया है, ठीक है। तो एक पीपीटी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, एक दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, आप सब इन्हें नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन प्ले हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ। आपको अपने आप इन क्वेश्चंस को करना है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ एंड वेट फॉर द आंसर इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके बॉयज, थैंक यू। आप सब इनको अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट